नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बन गया। समझिए कि आपका 1 नंबर परीक्षा में आ गया। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है, द्वितीय चतुर्थांश में पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या प्लस में होती है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3, यानी कि पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। इसके कहने का मतलब हो गया कि वह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम आपको धमाल मचाना है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो भी चीज बताया जा रहा है आपको एक एक बातों को ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, दिक्कत होगा जहां पे, और जो भी नीचे आपको दिक्कत होता है कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक एक बातों को समझाया जाएगा जैसे कि आप परीक्षा में एकदम धमाल मचा दें। कौन सा संख्या परिमेय है। परिमेय कहने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके, यानी कि जिसे हम लोग रूट से आसानी से बाहर कर सके, यानी कि वो संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए और q बराबर नहीं होनी चाहिए 0, यानी कि हर का मान जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन में क्या दिया गया था कि 2√3 दिया गया है, तो √3 से √3 कट जाएगा, केवल बचेगा आपका 2, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा बाबू, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 2 होता है, क्योंकि ax² + bx + c के रूप में द्विघात समीकरण होता है, जिसका घात 2 होता है। घात कौन कौन सा होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। द्विघात समीकरण के घात कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो आपकी परीक्षा में कुछ ही पल बाकी है, ऐसे में आपको एकदम धमाल मचाना है परीक्षा में जाकर के। प्रश्न कह रहा है कि sin² 45 डिग्री प्लस का cos² 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसको तो सॉल्व करना होगा आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप पता कीजिए ये चीज कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि sin² 45 डिग्री प्लस का cos² 45 डिग्री, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का मान आसानी से निकल करके चला आएगा। तो आप सभी को याद होगा, आप सभी को याद क्या होगा कि sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन इन दोनों में स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर इसका भी कर देते हैं, तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 1/2, और ये भी करेंगे तो बचेगा क्या चीज, 1/2। जब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, इसका एलसीएम 2 होगा, और इसको हम क्या करेंगे 1 + 1 होगा यहाँ पे ऊपर, क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा तो बचेगा 1, फिर 2 से 2 भाग लग जाएगा बचेगा 1, यानी कि 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2/2 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में एकदम धमाल मचाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए, ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू कि परियक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। वाह, बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि परियक्ता का अधिकतम जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये तो देखिए, ये प्रश्न तो हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं तो दे ही दिया जाता है, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं बाबू आप लोग को बता दें। तो कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इंग्लिश में मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन होगा। यहां से शून्यक आपको ज्ञात करनी है, तो फटाफट से इसका शून्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है x² + 2x + 1 बराबर हम लोग यहाँ पे 0 कर लेंगे। उसके बाद से x² प्लस यहाँ पे देखिए 1 और x² पहला पद में गुणा किया जाता है तीसरे पद से, और जो वैल्यू होता है उसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है ताकि वो बीच वाले वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे कि x² में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x², और x² को इतने अच्छे भागों में बांटना है, इतने अच्छे तरीके से तोड़ना है ताकि वह 2x के रूप में आ जाए। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग x + x कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो 1x² हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, x से गुणा करेंगे तो x² कहिए तो, चाहे 1 × x² कहिए तो बात तो
एक ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो बात वही है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स प्लस बचेगा 1 और फिर प्लस, और यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, एक्स प्लस 1 में से क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या चीज एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पद एक हो गया, यानी कि एक्स प्लस 1 एक हो गया, और फिर ये एक्स प्लस 1 एक हो गया, यानी कि दोनों ये आपका बराबर हो गया। तो जब एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे कि सर माइनस का 1 होगा, तो हम भी कहेंगे कि माइनस का 1 होगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। तो आपका फटाफट से टिक आपको कर देना है और आपका राइट जवाब ये निकल करके चला आएगा। एकदम फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप फटाफट से करेंगे या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे डीएलएस एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सपोज मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और इस पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, तो इस पे स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, ये अच्छे से खींचिएगा, ये थोड़ा सा खींच रहे इधर उधर है ना देवी, इस पे मतलब वो अंदर चला जाना, अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पर्श का मतलब छू के जाए, तो जब छू के जाएगा तो अनगिनत हो जाएगा ना, जहां से मन करे वहां से आप खींच लीजिएगा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनगिनत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। यहां पे आंकड़ा दिया गया है और इसका परिसर बताना है। परिसर का मतलब क्या होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू तो 30 है, और सबसे कम वैल्यू कौन है, तो सबसे कम वैल्यू ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 9 है। अब 30 में से 9 घटिएगा सर, कहिएगा कितना आएगा, तो कहिएगा कि सर 21 आएगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल 21 आएगा, यानी कि इसका भी आंसर आपका बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और आपको इस तरीके से परीक्षा में मचाना है धमाल। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर किसका होता है, मतलब sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा आप सभी को याद होगा कि cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी घटना ई के लिए p इंटू ई प्लस p इंटू नॉट ई बराबर क्या होता है, आपको ये बताना है। को तो ये सारे क्वेश्चन का पता होगा ही, क्योंकि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, प्रयेकता और प्रयेकता नहीं होने की प्रयेकता दोनों क्या होती है, जब इसको प्लस करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और गूगल पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, वहीं से अपना तैयारी एकदम जबरदस्त कीजिए और गर्दा मचाइए परीक्षा में। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक आपको बताना है, यहाँ पे मोड बताना है कि मोड क्या होगा, द मोड ऑफ 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 इच क्या होगा, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है आपको ये बताना है। बहुलक का मतलब यही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहिएगा कि सर सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है, हम भी कहेंगे बिल्कुल आपको 11 दिखाई दे रहा है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहां से आपको यह बताना है कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है आपको यह बताना है। तो ध्यान देंगे, यहां पे 4 ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी नंबर, ये आपका बहुपद कदापि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दिया गया है 3x का पावर 5 प्लस x का पावर 1/2 प्लस 3। यहां पे 1/2 वगैरह वाला बहुपद तो होता ही नहीं है, x का पावर 5 होता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका बहुपद होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि साइन 35 डिग्री बट्टे कॉस का 55 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मान को चेंज करना होता है। ये आपका लघुत्तरीय में क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कैसे बनेगा, नहीं तो इसका आंसर 1 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो 1 पे टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चेंज कीजिए। तो आप सभी क्या जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो आप लिख लीजिए साइन 19 माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 19 में से 90 में से 55 को घटाएंगे तो 35 चला आएगा। और इसी प्रकार से जो नीचे दिया गया है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि किसी एक ही मान को चेंज करना है, तो cos 55 डिग्री को cos 55 डिग्री हम लोग रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से, sin 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया था आपको अभी कि cos थीटा होता है, तो cos और थीटा, थीटा की जगह कितना, ये 55 डिग्री है, हम इसको 55 डिग्री लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं, cos 55 डिग्री, क्योंकि पहले से cos 55 डिग्री दिया ही गया है। तो cos 55 डिग्री कट गया, कितना बच गया 1, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि एपी यानी कि समानांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी -3 कमा -1/2 कमा 2 कमा डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। ये देखिए, ये तो चुटकी में बनता है क्वेश्चन। इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, a का वैल्यू निकाल लीजिएगा। a का वैल्यू कितना है, -3 है। d का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी कि सार बंतर निकाल लीजिएगा। सार बंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिएगा। तो दूसरा पद क्या है, -1/2, तो -1/2 में से घटाइए -3 को, में से घटाना है कितना, -3 को। अब देखिए ध्यान से, -1/2 माइनस हो जाएगा +/3, प्लस हो जाएगा 3, और नीचे कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1। इसका हम कर देंगे एलसीएम, ये होगा आपका 2, ये बचेगा आपका -1, क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा, बच जाएगा कितना, -1। यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, ज्यादा माथा पीछे नहीं करना है, ठीक है। 1 में जब भाग देंगे तो बचेगा 2, और 2 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6। यानी कि अब यहाँ -1 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, कितना बचेगा 5/2, यानी कि 5/2 जो होगा वह डी का वैल्यू निकल गया। जब 5/2 डी का वैल्यू निकल गया तो 11वां पद बताना है। तो एक बात मेरा याद करके रखिएगा, जब भी 11वां पद पूछेगा तो आपको एक घटा देना है। क्या घटाना है, कैसे घटाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख लीजिएगा a + 11 में से घटेगा एक, कितना बचेगा 10, गुणा कर दीजिएगा d से, बस हो गया। अगर 12वां पद पूछेगा तो लिखेगा a + 11d। अगर आपसे 30वां पद पूछेगा तो लिखेगा a + 29d। आपको एक पद घटा करके d का वैल्यू से गुणा कर देना है, आपका आंसर निकल के चलाएगा। a का वैल्यू, a का मान कितना आया है, कितना दिया है, -3 लिख लेंगे, -3 प्लस, यहाँ पे प्लस कर लिए 10 गुने d का वैल्यू कितना है, तो 5/2 है। हमने 5/2 यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व आसानी तरीके से कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो -3, इसको 10 बचे हो जाएगा कितना, 50 बटे हो गया कितना, 2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसका फिर एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, नीचे बचेगा 2, ध्यान दीजिएगा। 2 में 1 से भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, माइनस का हो गया 6, और ये आपका हो गया प्लस का 50 का 50, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 का 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में गुणा करेंगे 50 से तो आ जाएगा 50। यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ घटाव बना रहे हैं, बाकी माथा पे चीज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 50 है, तो -6 है, -6 आपका घट जाएगा 50 में से, तो बचेगा कितना, 44 बचेगा, यानी कि 44/2 हो गया। अब इसे कटेगा तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 44/2 कटेंगे तो हो जाएगा 22, 22 दूनी होता है 44, तो आपका आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में, फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धमाना चाहिए, और लाइक तो करना है बाबू सबको। जो बच्चे लाइक करते हैं लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, उत्साह जगता है, तब आपको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, फटाफट से कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, बोलिए उनको कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है यार, अब नहीं पढ़ोगे तब कब पढ़ोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद 4x² - 4x + 1 की मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, जब भी मूल का गुणनफल पूछेगा, मूलों का मतलब हो गया यहाँ पे बहुपद किस रूप में दिया गया है, आपको ये दिया गया है द्विघात बहुपद के रूप में। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, यानी कि गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है c/a, ठीक है, क्या होता है c/a। तो आपको क्या करना है, अंतिम पद में से अंतिम पद बटा पहला पद कर देना है। अंतिम पद 1 है और पहला पद का गुणा क्या है, तो 4 है, तो कर देंगे 4, यानी 1/4। आंसर कहां पे, ऑप्शन कहां पे है, बी नंबर है। ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है एपी का पहला पद ए है, सार बंतर डी है, तो एनवां पद ज्ञात कर दिए। वाह क्या क्वेश्चन यार पूछे हो, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब ये तो आपका, ये आपका क्या पूछ दिया है, ये आपका एसएन पूछ दिया है। एसएन का आपने लगा दीजिए फॉर्मूला, एसएन बराबर क्या होता है बाबू, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो हमने भी इसको लिख दिया। जब लिख दिया तो कहां पे ऑप्शन देखिए मिलाइए, ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर डी नंबर में है, हम भी कहेंगे डी नंबर में है, तो लगा दीजिए फटाफट से टिक डी नंबर में, ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हो गया ना, बिल्कुल हो गया यार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और एकदम मचाना है धमाल इस साल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, ये किसके बराबर है बाबू, 1/√3 किसके बराबर है। तो हम सभी जानते हैं कि 1/√3 होता है वो किसके बराबर होता है, वो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि tan 30 डिग्री कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो आपका सही हो गया। अगला देखिए, ये तो आपका ऑप्शन में क्वेश्चन का ये फार्मूला ही पूछ दिया यार, इसलिए बोलते हैं बाबू बार बार फार्मूले को पढ़िए, क्योंकि फार्मूले से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमने आपको कई बार बताया है यार कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम मजा आया धमाल। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया गया है 2 cos क्या दिया है, थीटा
थीटा बराबर 1, यानी कि हम सभी कहेंगे कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/√2। तो ये आप बताइए कि cos में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो कहेंगे कि सर cos में cos जो है 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहां से cos कट गया, थीटा बराबर बचा 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45, तो आपका आंसर हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार समझ में आएगा और मजा भी आएगा, एकदम लाजवाब धमाल कमाल का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, तो x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लेना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख लेना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेना है। यानी कहने का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पहले आपको निकाल लेना है, यह आसान तरीका है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो माइनस बी बटे ए होता है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी शून्यकों का योग निकालना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तो बीच का मान लिख लीजिएगा और नीचे में पहला का गुणांक लिख लीजिएगा, यानी कि x² का गुणांक लीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पहला बीच वाले पद में माइनस होगा तो माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि केवल यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3/1 का मतलब हो गया 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 3। और आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a, यानी कि तीसरा पद बटे पहला पद, ठीक है, उसका गुणांक। तो यानी कि 5/1, 5/1 कितना होता है 5, यानी हो जाएगा आपका 5। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब उसको हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। कह रहे हैं कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा, यहाँ किसका हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम। जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा ऊपर अल्फा। अब अल्फा चाहे बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, बात एक ही है, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है ना, जोड़ना है। 2 + 4 कहिए, अच्छा 4 + 2 कहिए, तो बात एक ही आएगा ना, 6 आएगा आंसर ना, बिल्कुल 6 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या निकला था, 3 निकला था, यानी कि 3/अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था 5 निकला था, हो गया 5, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5 कितना हो गया 3/5, कितना हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो गया। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से कीजिए, हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, डीएलएस एजुकेशन के नाम से है, आप सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है और हमारे वेबसाइट पे आप जरूर विजिट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेद कर क्या होगा। कह रहा है कि दोनों मूल बराबर होगा तब, यानी कि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है डी क्या होगा अगर दोनों मूल बराबर होता है तो आप याद करके रखिएगा कि तब वह डी बराबर होता है 0। क्या होता है, डी बराबर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे भुज या कोटि पूछेगा तो पहला मान को कहते हैं भुज, दूसरे मान को कहते हैं कोटि। यहां पे पूछा क्या है कोटि, आंसर क्या हो जाएगा -4। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार समझ में कहीं नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। ये देखो, ये तो आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया यार, बड़ा घुमा घुमा के पूछता है कभी कभी, तो हो जाएगा LBH, ठीक है, LBH। कर्सी में लिखा गया क्या जी, हमको कर्सी कुर्सी लिखने नहीं आता है, ठीक है, कुछ किसी बच्चे को आता होगा, हमें सिखाएगा जरूर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से ये त्रिभुज आपका बन गया। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां से आगे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये हट जाओ तुम। चलिए उसके बाद कह रहा है, तुम कैसे आ जाएगा, चलिए उसके बाद कह रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि कोण A बराबर 40 डिग्री है, कोण ये 40 डिग्री, कितना डिग्री है बाबू 40 डिग्री है। कह रहा है कि कोण C बता दीजिए, यानी E वाला वैल्यू बता दीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण A का वैल्यू कितना है, तो 40 डिग्री दिया गया है, कोण B का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री दिया गया है, और कोण C का वैल्यू पूछ ही रहा है, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। अब 90 को 40 को 130 को बिल्कुल, चलिए 130 कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण C बराबर क्या होगा, पक्षांतरित कर देंगे तो 180 माइनस 130 बचेगा क्या, 180 में से 130 घड़ी कितना 50, ऑप्शन क्या हो जाएगा 50। कहां है 50, कहां गया जी, ऑप्शन नंबर डी में है, क्या हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही
करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, यानी कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर सीधी सीधी से जवाब दें हम, तो आपको क्या करना है, इसका जवाब तो वैसे में आपका हो जाएगा क्या चीज, कहेगा कि सर 1 होता है, आपने तो कई बार बताया। बिल्कुल ऐसे में इसका सीधा सीधा जवाब दे तो 1 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको किसी तरह की माथापेची नहीं करनी है। आपका बिल्कुल आपका राइट जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 आता है आंसर हमेशा के लिए। चलिए आपको 2 मान को चेंज करके लाना होता है tan 90 - थीटा से, तो आप ला सकते हैं इस तरीके से, वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे RP, तो क्या होगा। तो क्या होगा, यहां पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज दोगे दिया गया है, यहाँ पे ये सबकोण त्रिभुज क्यों बन रहा है हो जी, यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया गया है तो आप यही त्रिभुज बनो। चलिए एक त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया आपका यहाँ पे क्या चीज हो गया, PQ और R। कह रहा है कि AB बट्टे PQ है, AB यानी कि इसके बट्टे PQ है, यानी कि AB बट्टे है क्या चीज, कहां गया जी, PQ। चलिए उसके बाद से कह रहा है कि BC यानी कि इसके बट्टे कितना है, PR है। अच्छा ये है, इसके बदले है P और R है, BC बट्टे PR है जी, BC बट्टे कितना है, P और R है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको भी लिख लिया। कह रहा है कि तब क्या होगा, यानी कि कौन सा कोण आपको आपस में बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यार तो सिंपल है यार, कि कोण जो आपका यहाँ पे कोण B जो होगा, यानी कि ये जो कोण होगा वह कोण P के बराबर हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके कोण के बराबर हो जाएगा, कोण B जो होगा अब इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रहता है। अब जब आप क्वेश्चन एग्जाम देने जाइएगा ना, तो अगर सेट आपका ए नंबर मिलेगा, सेट मिलता है सेट ABC करके, तो अगर सेट आपका ए रहेगा ना, तो पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि कौन ऐसी संख्या है जो मतलब कि 2 से ज्यादा संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि न कटे, उसका गुणखंड न निकले। तो देखिए तो ध्यान से, तो कहेंगे सर 11 है, क्योंकि 11 का अगर हम लोग गुणखंड करते हैं या विभाज्य करते हैं 1 से और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी दुनिया के कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे कटेगा 1, ठीक है। यानी कि कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है 5 नंबर में। इसको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन कैसे होता है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है cot स्क्वायर थीटा बटे नीचे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 को 1 रहने दीजिए। cot स्क्वायर थीटा आप लोग किसके बराबर जानते हैं, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बटे होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा नीचे। अब 1 को 1 प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर जानते हैं, तो कहते हैं सर sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस होता है cos स्क्वायर का थीटा बटे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1 बना देते हैं, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे दोनों का, ये ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, तो इसका करेंगे एलसीएम हो जाएगा क्या चीज, तो sin स्क्वायर हो जाएगा थीटा। ध्यान से समझिएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब ये sin से sin कट जाए, ये sin 1 में जब sin से गुणा करेंगे बचेगा sin स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा sin स्क्वायर, ठीक है। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ पता होगा तो बन जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर में लिख दिया। अब sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब बटे नीचे, अब इसका भी जोड़ बनाइए, तो यहाँ पे जब आप भिन्न कीजिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर, आपका हो जाएगा ये इसका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब ये 1 में भाग दीजिएगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर ऊपर में 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 से गुणा कर देंगे sin स्क्वायर थीटा में, तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये भाग में हो गया, भाग में है ना, इसको गुणा मत लेंगे, देखो ध्यान से, तो sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप 1 भी लिख सकते हैं, चलिए 1 लिख करके बना देते हैं, देखिए ध्यान से 1 कर देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये भाग में गुणा बदलेगा, अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो गुणे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, फिर 1 होता है, हो गया नीचे ऊपर। अब देखिए 1 में cos स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब बटा sin स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा कितना थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा के, तो यानी कि cot स्क्वायर थीटा कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और ये आपका दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा और आपको धमाल मचा देना है परीक्षा में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की सबसे ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि कई साल हो गया पूछे हुए इसको, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वृत्त की परिमाप क्या होती है, तो कहेंगे सर 2πr होती है। कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका कितना होता है, तो πr² होती है। कह रहा है कि दोनों क्या है,
संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी कि ये बराबर हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कट गया और एक आर से ये आर कट गया, आर बराबर बचा क्या 2, यानी कि आर बराबर 2 बच गया, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रही थी, आर से आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि 2 मात्रक आपका आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। कहां पे ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर आपका जो जवाब होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अरे पेन को सिलेक्ट करने दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक करनी है, कंजूसी मत करिए, लाइक कीजिए और चैनल पे बाबू पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। हमारा ऐप इंस्टॉल करिएगा, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से है, और डीएलएस एजुकेशन एक 2 ऐप है, लेकिन डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। चलिए इसको जब भी मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करना तो क्या कीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, दोनों स्क्वायर होगा, दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो गया 13, रूट का 13, बाहर होना है तो बाहर कर दीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो बाहर नहीं होगा रूट 13, तो रूट 13 जब बाहर नहीं होगा तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 दिया गया हो और एलसीएम 9 दिया गया तो संख्या का गुणनफल बताइए। तो हम सभी एक रूल जानते हैं, क्या चीज के एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ में अगर एलसीएम से गुणा कर देंगे, एचसीएफ में एलसीएम से गुणा करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल आ जाएगा। तो यानी कि 15 गुणे, क्योंकि एचसीएफ 15 दिया गया है, 90 दिया गया है एलसीएम, इसको गुणा कर दिए तो 15 9 135, 135 1 0, यानी कि 1350। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर दिया गया हो 60 डिग्री तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, बिल्कुल। तो 1/2 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यार फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मजेदार तरीके से बताया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा तो चलिए फटाफट से कीजिए, तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब। चलिए ये चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से बताना है। चित्र में कहा क्या रहा है कि आकृति पीए तथा पीबी दो स्पर्शरेखाएं, क्या है, ये आपका पीए है और पीबी है, दो स्पर्शरेखाएं हैं, जिसमें पीए का वैल्यू 8 है, यानी कि ये 8 दिया है। तो कोण एपीबी कितना है 60 है, ये कितना है 60 है। तो कह रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि पीबी की स्पर्शरेखा क्या होगी, यानी कि पीबी यानी कि इसका स्पर्शरेखा आपका जो वैल्यू होगा, ये स्पर्शरेखा आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यार ध्यान से जब आप देखिएगा तो जब आपका ये स्पर्शरेखा जो है इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये नीचे वाले की स्पर्श दूरी और 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो फिर इसकी भी दूरी तो वही होनी चाहिए ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो प्रश्न कहेंगे कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरणों का हल क्या होगा। दो रैखिक समीकरण के हल कैसे है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तब फिर क्या होगा समीकरण का हल। तो ध्यान दीजिएगा, तब समीकरण का हल होता है एक हल। कितना हल होता है, एक हल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जहां पे काटेगा वहां पे हल निकल के चला आएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था, बताइए। तो दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने बात कही थी, यह बात कहा था थेल्स ने। कौन कहा था, थेल्स ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम मजा ना आपकी बात धमाल। अगला क्वेश्चन कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके समूह कोणों का योगफल कितना होता है। तो समूह यानी कि आमने सामने के आपका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि दो गोले का आयतन कितना दिया गया है, 125 अनुपात 27 दिया गया है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है अनुपात, ये आपका अनुपात दिया गया है किसका, आयतन का, गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे हो जाएगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर दिया कितना है, 125 बटे दिया गया है 27, ठीक है। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई भी कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे कट गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि R1 क्यूब बटे R2 का क्यूब, यानी कि अब इसका भी हम लोग क्यूब करेंगे, यानी कि R1 का क्यूब बटे यहाँ पे R2 का, एक R1 एक R2 मान लिए हैं, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 5 का क्यूब रखते हैं और यहाँ पे 3 का क्यूब रखते हैं, ठीक है, क्यूब रखते हैं, तो हम लोग 5 में 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 27 हो जाएगा। अब ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब से क्यूब आपका कट गया, तो R1 बराबर हो गया 5 और R2 बराबर हो गया यहाँ पे 3। अब देखिए R1 और R2 आपका निकल के चला आएगा।
अब यहां से पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 और R2 फिर इसको कर लीजिए 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे भी कट जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर क्या था, R1 का वैल्यू कितना निकला था, तो निकला था 5 का स्क्वायर, और नीचे R2 का वैल्यू कितना था, तो 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 50-25, ये हो जाएगा 3 9, यानी कि 25 अनुपात हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा 25 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी आपका निकल करके चला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x दिया हो तो sec थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो cos थीटा बराबर जब x दिया गया होगा तो sec जो थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा 1/x के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक 2,4 है, B बराबर 0,6 है और C बराबर 4,-1 है, तो त्रिभुज AB किसी के केंद्र का निर्देशांक यानी कि G का निर्देशांक बताना है। तो क्या करना है, आप सबका पहला जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। तो 2 आप प्लस में 0 यानी कि 2 ही होगा, और 4 कितना होगा 6/3 कितना हो गया आपका 2। उसी प्रकार से 4 प्लस 6 10, और 10 में से -1 घट जाए कितना होगा 9/3 कितना हो गया, यहाँ पे 9/3 कितना हो गया 3, यानी कि 2,3 आंसर आपका हो गया। कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि n पदों वाले AP का योग अगर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठा पद बताइए। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग S1 निकालेंगे, यानी कि n की जगह 1 रखेंगे। n की जगह जब 1 रखेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 में गुणा करेंगे 1 से हो जाएगा आपका 2 और फिर 1, यानी कि 1 और 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 1 और 2 3 एक हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि S1 का जगह हो जाएगा 4 और S1 को हम लोग कहते हैं A1। ठीक है, अब चलिए S2 निकालेंगे। S2 यानी कि n की जगह 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस फिर 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 और 2 3 4 9 8 8 1 9, यानी ये हो गया आपका S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। ठीक है, तो S2 का जगह निकला हम लोग का 9 बराबर हो जाएगा A1 का वैल्यू कितना है जी 4 प्लस हो गया A2 हो गया। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतरित करेंगे तो 9 में से हो जाएगा 4, यानी कि A2 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 4 9। ठीक है, A2 की जगह का 5। अब हम लोग का A1 का भी वैल्यू पता चल गया, A1 का वैल्यू 4 और A2 का भी वैल्यू पता चल गया हम लोग का 5। तो यहाँ से D निकाल लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 5 है और पहला पद मान है 4, निकल के कितना 1। अब जब हम लोग का यहाँ पे 1 निकाल गया D, तो हम लोग आसानी से छठा पद निकालेंगे। छठा पद बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, या फिर आप लिख सकते हैं 6 अगर पूछ रहा है तो 5 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, आप a के घटा करके d से गुणा कर दीजिएगा। अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d, 30वां पद पूछेगा तो a प्लस 29d, और 31वां पद पूछेगा तो a प्लस 30d। ठीक है, माने a के घटा करके d से गुणा करके a जोड़ दीजिएगा। a का वैल्यू निकला 4 और प्लस 5, d का वैल्यू कितना निकला 1, जोड़ दीजिए यहाँ पे गुणा करके तो 4 और 5 कितना हो गया, 5 में से गुणा करके 5 4 9, इसका होगा आंसर 9 कहीं ऑप्शन है नहीं है जी, तो इसका आंसर 9 होगा। आप ध्यान दीजिएगा 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन शायद गलती दे दिया यार, हमारे हिसाब से तो ऐसा 9 ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 3:5 है अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए काफी सिंपल है, इसको क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25, यानी कि 9:25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अभी तक नहीं किया तो कंजूसी इसमें मत कीजिए आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि 4, -1 और दो बिंदु दिया गया है, 4, -1 और एक दिया है 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को यही करना होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर को ज्ञात करना होता है रूट में। तो x1 y1 x2 y2 यानी कि 2 में से -4 को घटाएंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 3 में से घटाएंगे हम लोग को 1 को, तो 1 अब घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में पहले से ही है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 को जब यहाँ पे घटाएंगे प्लस में, ये माइनस में तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करने का हो जाएगा कितना 4 अब प्लस ये 3 और 1 4 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 4 का 16। अब चलिए ये हो जाएगा रूट का कितना 20 हो गया। जब ये रूट का 20 हो गया तो रूट को 20 से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 2√5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 2√5 लिख सकते हैं, है ना। 5 दूनी 10 आपका आंसर आपका हो जाएगा कितना, आपका 5 दूनी 10 आधा दूनी 20। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए रूट 20 को जब आप लिखेगा तो 2 इंटू 5 लिखेगा ना, तो 2 रूट में से ये 2 बाहर हो जाएगा, 5 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 2√5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और देख सकते हैं प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न है कि समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विविधकर क्या होगा, यानी कि d का वैल्यू क्या होगा विवेचक बताना है। तो b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25
-4 गुणे ए सी, ए का वैल्यू कितना है 2√2 गुणे सी का रूट कितना हमारे 2। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या बचा था 25, तो 25 का 25 होता है -4ac, 4 गुणे यहाँ पे देखिए 2 को रूट है, या रूट है और ये रूट है, तो 2 रूट में से एक रूट बचे, मतलब कि रूट खत्म होगा, केवल 2 बचेगा, तो 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, इंटू 4। अब देखिए 25 और -4 चौका 16, अब 25 में से 16 यहाँ पे, यानी कि 25 में से माइनस चला जाएगा 16, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा 9, ठीक है, 9 16 कितना होता है 25 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, यानी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करना तो काफी इजी होता है, ये काफी चुटकी में बनेगा। इसमें का पहला, देखिए से इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो ये 3 है और -3 है, तो 0 हो जाएगा, 0 बटा 2 से भाग दीजिए 0 होगा। ये 4 है और ये 8 है, ये इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 4 है 8 12, 12 में 2 से भाग दीजिए हो जाएगा 6, यानी कि 0,6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मीनार हो गया, समझिए, ठीक है, ए बी सी कह रहा है कि 21 मीटर दूरी पे, ये 21 मीटर दूरी पे है और 30 डिग्री का ये कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है, तो कह रहा है मीनार को चाहिए कि ए बी बताना है, ठीक है, यानी कि 10 से हम लोग निकालेंगे इसको, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बट्टे होगा हम लोग का बी सी, ठीक है, 10 30 बराबर होता है √3 बट्टे 1/√3, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे हो जाएगा हम लोग का बी सी का वैल्यू कितना 21 है। आप 3 गुणा कीजिए, ए बी में 3 से √3 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा √3 ए बी, ओके, बराबर हो जाएगा 1 में 21 से गुणा कीजिए हो जाएगा 21, ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा 21 बट्टे √3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता है, तो परिमीकरण जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 21 गुणे √3 बट्टे रूट का, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रूट का 3। चलिए अब समय √3 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक √3, यहाँ पे आपका 2 रूट हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या चीज 21 √3 बट्टे हो गया यहाँ पे 3, तो 7 3 21, यानी कि 7√3 कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्या पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, देखिए 10 30 दिया गया है, तो ए बी बट्टे बी सी होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी बट्टे हो जाएगा कितना 21, 3 गुणा किया हमने 3√ab बराबर हो गया 21, और 21 बटे जब √3 हो गया तो रूट को हम लोग क्या किया परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करने के लिए उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों गुणा करना होता है, तो √3 से ऊपर भी गुणा कर दिया, √3 से नीचे भी गुणा कर दिए। ऊपर गुणा किए तो आया 21 √3 और नीचे गुणा किए √3 से तो बच गया 3, तो 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 21 7 7 3 21 और 7 रूट हो जाएगा 3। ऑप्शन क्या नंबर क्या हो गया सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फटाफट से अभी तक चैनल को लाइक ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न के दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, क्या होते हैं ये तो सभी कोई बाबू जानते हैं कि समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर अगर 5/3 है तो कॉट थीटा क्या होगा, ये तो आप लोग बनाइए फटाफट से। आप लोग ये पता कीजिए पहले, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको हिंट कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा का लंब होता है। क्या होता है आधार बटा का लंब होता है। जब आधार बटा का ये लंब होता है तो आप लोग आधार बटा लंब कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। आंसर आपको बता देते हैं डी होगा, ठीक है 4/3 निकलेगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कर्ण दिया गया है, ठीक है कर्ण में से आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या निकलेगा आधार निकालिएगा, यहाँ पे कर्ण बटा लंब दिया गया है, देखिए निकाल देते हैं। देखिए कर्ण बटा लंब दिया गया है, कहिएगा कि नहीं निकाले, देखिए कर्ण बटा लंब दिया गया है। कर्ण आपका 5 है, लंब आपका 3 है, ठीक है 3 है, तो यहाँ पे आप आधार निकालिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 हो जाएगा। ये 16 का वर्ग हो जाएगा 4, वर्गमूल 4 निकल के आ गया, तो 4 ये आधार ने क्या चाहा, तो आधार बटे होता है क्या चीज ये लंब होता है, लंब आपका दिया गया कितना 3, 4/3 क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन में करेंगे। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है, इस प्रकार है कि 2ab बराबर डीई और बीसी बराबर 8 है, तो ईएफ का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो आपका समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, ए बी और सी, ठीक है ये त्रिभुज डी ई और एफ है, ठीक है ये एफ है। कह रहा है कि 2ab यानी कि ये 2ab बराबर है डीई, ये डीई है, ठीक है और बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 8 है, ये बीसी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ईएफ का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू आपको बता देना है, तो सिंपल सा बस आप याद करके रखिए कि इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा अब 16 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी भी करेंगे 16, यहां से निकल जाएगा आपका 16। अगला देखिए अगला क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन पे ये, अब रहने देते हैं 85 क्वेश्चन क्योंकि थक चुके हम भी यार।
कह रहे कि निम्नलिखित एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया है। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, मिस मत कीजिएगा, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है यदि त्रिज्या r और वृत्त के क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण p डिग्री हो तब क्या होता है। तो ये तो आपका फॉर्मूला होता है कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद किए होंगे, लेकिन थीटा के जगह यहाँ पे p दे दिया है, ठीक है, p डिग्री दे दिया है, तो p बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक जगह दिखाई जरूर दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 360। अब तो आ गया ना p बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही चीज कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्या करता है, यही चीज कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे जो p बटे 360 होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे दिया है, तो 2 से कटाएंगे हम 720 को तो 360 तो हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है कि sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 को आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि sec 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, दोनों को घटा देना है और एक को जोड़ देना है। जब आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, आपको जोड़ घटाव कर लेना है, बस आपको मान रख के चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बड़े, और ये देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन बाबू, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, ये सबको पता है यार, क्या होता है, tan a के बराबर। कितना होता है, तो tan a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी का बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यूज होगा ये क्या होगा, बस आपको कटा के बता देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ये हो गया, तो 2/√3 ये हो गया। उसके बाद से नीचे यहाँ पे 1 प्लस, अब 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1 केवल 3 बचेगा, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसे जोड़ गुणा भाग कीजिए, तो 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 का इसे जोड़ कर दीजिए, 3 और 1 का ये एलसीएम कीजिएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 3 मार्क में जाएगा 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 2/√3 गुणे, अब ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 3 नीचे 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4√3, क्या हो जाएगा 4√3, कटा दीजिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 बट्टा, देखिए यहाँ पे 3/2√3 आपका आ गया, ठीक है, 3/2√3 आ गया। अब इसे आप कटाएंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, यानी कि √3/2 आ गया। तो √3/2 आपको बताना है कि √3/2 जो होगा, देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताएंगे ही। चलिए बाबू प्लीज तो आप ध्यान समझिएगा, वीडियो छोड़ के न जाइएगा ना तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बराबर होता है, √3/2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी नंबर। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बड़ी खुशी होती है कि जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पढ़ाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, आ जाता है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 है लंबी है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा आपको ये बताना है क्या होगा। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप त्रिभुज के तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 6 मीटर आपकी इसको पहले दर्शा देते हैं एबीसी से, आपका 6 मीटर ऊंची खंबी है और पृथ्वी पर छाया कितना है 2√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि आपको कोण बता देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे लंब बट्टे आधार से बनेगा, यानी कि tan के फॉर्मूला में लोग जाएंगे, tan हो जाएगा, ठीक है, tan से, तो यानी कि 6/2/3, ठीक है, ये 2√3, ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो ध्यान दिए 3 दूनी 6, यानी कि 3/√3 और √3 को 3 से कटेगा तो बचेगा √3, यानी कि हो जाएगा √3। तो √3 बताइए tan में किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे सर tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई अगर 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जो होगी वह जमीन पर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ये आपका 15 मीटर आपको दिया गया है, उसके बाद से नीचे छाया की लंबाई कितनी दी गई है बाबू, तो ये आपको ज्ञात ही करना है। और इसका उन्नयन कोण दिया गया 60 डिग्री, यानी कि tan से बनाएंगे, tan 60 डिग्री से, तो हम लोग का बन जाएगा tan 60 बराबर हो जाएगा AB/BC। तो AB का मान कितना दिया गया 15/BC, BC तो निकालना ही है क्योंकि इसकी छाया की लंबाई निकालना है। तो यहाँ tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 15/BC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरियक, क्या हो जाएगा √3BC बराबर हो जाएगा 15, तो BC बराबर हो जाएगा हम सभी क्या चीज 15/√3। अब √3 नीचे नहीं रहता है, इसे हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे, तो ऊपर √3 से गुणा कर देंगे, नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 15√3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3, 2 को रूट हो गया तो एक रूट मतलब कि बाहर हो जाएगा 3, तो 3 हो गया नीचे, अब 3 बचे हो जाएगा 15, यानी कि 5√3। तो 5√3 बाबू देखिए कहां पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपको अभी बताया था, मतलब पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, और ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन लड़ गया। बड़ा खुशी होती है जब आपको सभी बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, मॉडल पेपर में लड़ जाता है, बिहार बोर्ड जारी करता है। तो
तो ऐसा ही मिलेगा आपको आगे सारे क्वेश्चन और आपको लड़ता जाएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम एकदम धमाल मचाना है आपको। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन जो बिंदु होती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। काफी दिनों से बता रहे हैं आपको कार्तीय और ऊर्ध्वाधर आपको तल को जब ये प्रतिच्छेद करते से क्या कहते हैं, और इसका मूल बिंदु होता है मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया था, बार बार आपको हम बता रहे हैं, कई बार बताए हैं, देख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताते हैं और वही क्वेश्चन आता है, बड़ा दिल से अंदर से खुशी होती है कि हमारे बच्चे तो सुनी बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है, लेकिन बार बार बताते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसमें होता है आपका टोटल प्लस प्लस, यानी कि दोनों प्लस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, उसके बाद ये होता है दोनों माइनस, ये होता है आपको प्लस और माइनस होता है। तो कह रहा है दोनों माइनस में है, दोनों माइनस मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय पाद में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बाबू हम सभी क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग। सभी बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए कि बहुत धमाल क्वेश्चन चला रहे हैं मंटू सर, तो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी और देखना शुरू कर दीजिए। कह रहे कि मूल बिंदु से बिंदु P sin थीटा इंटू cos थीटा की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, आपका 1 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु R दिया गया है 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक रूट लगा देना है और इस दोनों में से जो दूसरा वाला मान दिया उसमें का पहला और पहले वाले में का पहला के मान को घटा के स्क्वायर करना है, यानी कि -1 को घटाना है -1 को। ठीक है, इसको करेंगे स्क्वायर और इसी तरीके से 5 में से घटाएंगे 1 का, तो 5 में से हो जाएगा 1, इसको कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -1 और -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 आप प्लस यहाँ पे 4, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपको, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब देखिए जब 20 होता है तो 20 को आप लोग रूट से बाहर कीजिए, रूट से बाहर करेंगे कितना 2√5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर दिया गया। देखिए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया ना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम लाजवाब तरीके से आपको बता रहा है और काफी जबरदस्त तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपस्थित है, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको वो सारा का सारा आपको एक एक करके मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप सबका ढूंढ करके देख लीजिएगा। कह रहे कि रेखा y = 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी। ठीक है, आपको ये बताना है y = 8 का लेख निम्न में से जो होगी वो किससे जो है होकर के नहीं गुजरेगी। तो याद करके देखिएगा कि 8,1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब, कि इससे होकर के नहीं गुजरेगी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया कि दोनों पद आपका प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दोनों पद कौन प्लस में है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि चतुर्थांश में पहला जो पद होता है वो दोनों ही प्लस में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया गया है 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी आपको बताना है। देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है आपको, तो y अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी वह यहाँ पे आपकी राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 होगी। क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ पे आपको हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप नोट करते जाइए, जितना भी क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे हैं फटाफट तरीके से, जो भी मेथड आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु m दिया गया है -2,10 और n बराबर दिया गया -8,14 को मिलान में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक जब भी ज्ञात करना होता है तो देखिए आप इसमें का पहला और इसमें का पहला, यानी कि पहले बिंदु में का पहला और दूसरा बिंदु में का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। फिर उसी प्रकार से दूसरे बिंदु में दूसरा और दूसरे बिंदु में पहला बिंदु में का दूसरा और दूसरा बिंदु में का दूसरा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि -2 प्लस -8/2 कर दीजिए। तो -2 और -8 कितना हो जाएगा, -10 -10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5, यानी कि एक बिंदु आ गया -5। चलिए उसी प्रकार से 14 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि -5 कमा हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जब भी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि मध्य बिंदु का आपको नियामक बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है और फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के ऑटोमेटिक चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों की निर्देशांक जो है 6,-8 और -6,8 है, तो वृत्त की केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है, यानी कि जी का आपको वैल्यू ज्ञात कर देना है, जो कि काफी आसान होता है। जी का वैल्यू आप मतलब कि जी का फॉर्मूला लगा करके बस अभी से आप सॉल्व कर देते हैं, तो आपका फटाक देना इसका आंसर निकल के चलाएगा। क्या निकल के चलाएगा, 0, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 6,-8 है और यहाँ पे -6,8 है, क्या हो जाएगा, ये 0, इसका निकल करके चलाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए दिया गया है 3,4 और बी दिया गया है P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का वैल्यू ज्ञात करना। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों वह समान दूरी पे है। ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, यानी कि लंबा प्रोसेस है, हमने आपको पीछे वीडियो भी बताया था। देखिए इस प्रकार से ये होगा, ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B। ठीक है, यहाँ पे आपको कर लीजिए P बराबर दिया गया है आपका नहीं, यह हो गया आपका P और P बराबर दिया नहीं गया है, यहाँ पे A बराबर दिया गया है आपको कितना 3,4
और यहाँ पे b बराबर दिया गया है p कामा का 1 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है p का मान आपको क्या करना है, यानी कि x कामा 0 का आपको मान यहाँ पे जो है आपको वैल्यू जो है आपको दे करके, मतलब इसका p का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है। तो आपको फटाफट तरीके से आपको बता देना है। तो इसका बिल्कुल राइट आपको यहाँ पे जब आप बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा और प्लस माइनस 2√6 होगा, ठीक है। थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग गया बाबू, और इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो हम आपको इसको सब्जेक्टिव में लेके आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में लाना होता है उसे हम थोड़ी सी मतलब कैसे आपको आंसर बता देते हैं। वैसे सारा टॉपिक तो बता ही दिया यार, बस आपको क्या करना है, दोनों बीच के बिंदुओं को मतलब दूरी निकाल लेना है, ठीक है। और दूरी निकाल के आप निकाल सकते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगर कमेंट करते हैं हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, तो नीचे कमेंट भी करते रहिए, बताते रहिए वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप हमें जरूर बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार बहु प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि a बराबर दिया गया 0,8, b बराबर दिया गया 6,12, c बराबर दिया गया 16,4 -8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बाबू याद करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना। यहाँ पे होता है 23, 31, 12। याद करने का फॉर्मूला का देखिए, याद करने का टेक्निक आपको बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 1/2 लिख लेना है और आपको एक ब्रैकेट लगा लेना है। यहाँ पे x1 लिख लेना है और ब्रैकेट में y, y लिख लेना है, ठीक है। प्लस x2 लिख लेना है, y, y लिख लेना है। फिर यहाँ पे x3 लिख लेना है, y माइनस y लिख लेना है, ठीक है। याद करने का प्रोसेस क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये फॉर्मूला है। अब क्या करना, 23, 31, 12 बैठा देना। यहाँ पे 23 के लिए 2, 3, 23 हो गया। यहाँ पे 31 बैठाइए, 3 और 1, 31 और 12। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखिए 23, 31, 12 यानी कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला निकल करके चला आया। यही आपका फॉर्मूला होता है, इसमें आपको ये रख करके बैठा देना है। ये भी आपको हिंट्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये होगा आपका b, ये होगा आपका c। यहाँ पे हो गया 0,8, यहाँ पे हो गया आपका 6,12 और यहाँ पे हो गया -6,-4, ठीक है। ये आपका x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3, ठीक है। इस तरीके से बस आपको बस अब यहाँ पे मान रख लेना। अब किसको नहीं आएगा, सबको आएगा ना, बिल्कुल बाबू मान लेके बना लीजिएगा। इसका आपका आंसर बता देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ग इकाई हो जाएगा जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-3 तथा 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वायु के निर्देशांक का जो वैल्यूज होगा वो वायु के निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, तो y का निर्देशांक होगा 3x7 प्लस 2x माइनस का 3 प्लस 2 होगा, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रात के स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न की, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण a प्लस कोण c बराबर 120 डिग्री है तो कोण b का वैल्यू आपका क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर कोण a प्लस c बराबर 120 डिग्री है, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, अगर इसको और इसको मिला देते हैं तो 120 डिग्री हो जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो कहिएगा कि सर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है बाबू, एकदम गर्दा मचा देनी सर परीक्षा में आपको जाकर के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेरा मुंह दुख गया यार, क्योंकि लगातार आपको हम बोलते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, प्लीज बाबू। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा जो मेहनत है उसको आप साकार कीजिए। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, वह सध जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे DF है, FD है, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे जब, ये समरूप त्रिभुज तब होंगे। ये आपका दो त्रिभुज हो गया, यहाँ पे त्रिभुज बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज, ये आपका दो त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। एक त्रिभुज आप मान लीजिए ABC है और एक त्रिभुज आपका DE और F है, ठीक है। कह रहा है AB बट्टे DE है, यानी कि AB बट्टे क्या है, ये आपका D और E है, और BC बट्टे यानी कि ये BC बट्टे क्या है, FD है, F और यानी कि ये है। तब ये समरूप कौन होंगे, तब ध्यान दीजिएगा, तब इसका समरूप जो होंगे कोण B, यानी कि ये वाला कोण और कोण D, ठीक है, कोण D यानी कि कोण ये वाला आपस में क्या होंगे, आपका समरूप होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि डी नंबर इसका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR में BC बटा QR है तो 1/5 है, तो त्रिभुज PQR बटे ABC आपको एरिया त्रिभुज PQR बटे एरिया त्रिभुज ABC का वैल्यू आपको जो होगा वो क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज
पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बराबर कितना दिया है, क्यू आर का वैल्यू 5 है तो 5/1, 1 यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 को 1 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 1, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो ए नंबर होगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फार्मूला बाबू कि tan 90 - a किसके बराबर होता है, तो tan 90 - a होता है cot a के बराबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है और यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर है और DB बराबर 6 सेंटीमीटर तो AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EC का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। और ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको बताया है और आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो देखिए मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका छप गया। हमने आपको क्या बताया था, 9.6 आपका सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के चला आएगा। आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं, बस आपको बता देते हैं कैसे आपको निकालना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि AD बराबर, यानी कि AD बराबर 5 है, BD ये आपका BD बराबर 6 है, उसके बाद से AE के बराबर कितना है 8 है, तो EC यानी कि ये वैल्यू आपको बता देना है। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपका ये होता है आपका AD बट्टे होता है क्या चीज BD होता है, बराबर होता है AE बट्टे होता है हम सभी का EC होता है। ठीक है, EC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/6 दिया गया है, बराबर 8 कितना दिया गया है, 8 यहाँ पे निकालना है, EC निकालना है। ठीक है, तो 3 गुणा कर दीजिए तो 5EC हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 848 हो जाएगा। तो EC बराबर कितना हो जाएगा 48/5 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 9.6। ठीक है, क्या हो जाएगा 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए आपको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग थेल्स का, थेल्स कहते हैं उसे, मैं क्या कहते हैं बाबू, थेल्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, जल्दी से वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, मेरा मुंह अब दुख गया है यार, बोलते बोलते बहुत बोले हैं यार उसी समय से। तो प्रश्न कह रहा है बाबू लेकिन खत्म करना है यार, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो है वह कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि वह 2 रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न है कि यदि आकृति PA तथा PB में 2 स्पर्श रेखाएं हैं केंद्र O से गुजरती है तो 40 डिग्री अगर कोण APO है, यानी कि P का वैल्यू यानी कि ये आपका 40 डिग्री है, तो कोण OAB, OA और B किधर है जी, यहाँ पे ये OAB, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, आपको कौन ज्ञात करना है, आपका ये वाला A वाला का आपका कोण का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, ये आपका कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, 90 बोल रहा है 40 डिग्री दिया गया है। तो जब ये 40 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे जब आप लोग मान ज्ञात करेंगे, इसका ये दुगुना होता है। ये देखिए ध्यान से, आप ध्यान समझिएगा, ये 40 है तो इसका ये दुगुना आपका होता है 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा और इधर वाला भी 40 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 40 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, तो चलिए अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है 76 नंबर प्रश्न की दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ बराबर PR है, तो कोण PQR बराबर आपका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, यानी कि यहाँ पे Q का वैल्यू आपको बताना है, यहाँ का आपको वैल्यू बताना है, और PR और PQ और PR बराबर है, यानी कि PR कहाँ गया जी, PQ ये और PR ये दोनों आपस में बराबर है, तब आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हो कि कोण BOC 180 डिग्री हो तो कोण CAO का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बात काफी आसान है, हमने आपको कई बार बताया भी इसको। देखिए ये आपका वृत्त हो गई, ये कह रहा है कि इसके 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से खींची गई है, ये आपका केंद्र आपका हो गया। कह रहा है कि AB और AC, AB और AC और यहाँ पे C आप कह सकते हैं। ठीक है, ए बी नहीं, यहाँ पे ए है जी, यहाँ पे बी और सी है। ठीक है, चलिए ए बी और बी सी आपका हो गया। चलिए उससे अब इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इससे मतलब नहीं होता है आपका, कोई भी चर मान आप रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोण बी ओ सी यानी कि ओ का वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इसका वैल्यू आपका 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 110 दिया गया है, तो आपको बताना है कोण सी ए ओ, कोण सी ए ओ यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपका जो होगा वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपका ये इसका जो है वो आधा होता है, आपको हमने पहले बताया था कि इसका आधा होता है, और ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, यहाँ पे जो कोण निकलेगा यहाँ पे आपको 35 निकलेगा। ठीक है, 35 निकलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। सी होगा, क्या होगा सी होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला देखिए प्रश्न बाबू बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई और 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी बाबू वो क्या होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि बिंदु से टी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी कितनी है, 13 है। तो वृत्त की बस आपको त्रिज्या बता देनी है, उस वृत्त की क्या बता देनी है, त्रिज्या बता देनी है। ठीक है, त्रिज्या आपको त्रिज्या हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं और सॉल्व करके बता देना तो बता देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता देंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो गई तो सोच रहे थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम करके आपको बता दे, लेकिन समझ में तो ऐसे आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा आपको, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो हम पहले बताए हुए समझाए हुए। तो जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे से वीडियो मिलेगी और जितने वीडियो नहीं देखेंगे वो देख लेंगे तो उनको दिक्कत आगे से नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहे कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो कोण ओ क्यू आर में आपको बताना। देखिए ये थोड़ा सा आपको चेंज, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें से थोड़ा सा आपको चेंज करके यहाँ पे पूछ दिया गया है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री लेगा, क्योंकि कोण देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी और आर, यानी कि यहाँ का मान जो है आपको कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब पूछ कहाँ कर रहा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू और आर। ठीक है, ओ क्यू और आर, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले का जो वैल्यूज है ये आपको पूछ रहा है। तो नीचे वाले का वैल्यू आपको निकालेंगे, तो यहाँ पे जब 60 दिया गया है, 60 दिया गया है, तो ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, तब ना 6 3 18 यानी कि 180 डिग्री होगा। और 180 में देख रहे हैं कि एक और इसमें ये चला गया, यानी कि इसे यार दो भागों में बांट रहा है, तो यानी कि इसका ये 30 होगा, तब ना 30 होगा तो जाकर के आपका ये पूरा होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है ना, बिल्कुल। तो परिसर आपको यहाँ पे निकालना है, तो परिसर आप फटाफट से निकाल दीजिए। परिसर क्या होता है, बिल्कुल आप निकाल दीजिए फटाफट से। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतम मान कौन है, यानी सबसे बड़ा वाला कौन है। तो बड़ा वाला जब आप देखिए तो यहाँ पे 84 है, 84 में से सबसे छोटा वाला मान घटा दीजिए। तो सबसे छोटा क्या है, 15, तो 15 घटा दीजिए। यहाँ पे 9, 5, 14, 9 और यहाँ पे 7 में से गया 6, यानी कि 69, क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता चल रहा है कि आपका जो तैयारी हुई है कितनी हुई है, क्योंकि देखिए जब तक आप अंदाजा नहीं लगाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते, तब तो आपको तो सारी चीजें पता होता था कि सब कुछ पता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो अब लगातार जुड़ जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, समय काफी कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाकर के आप सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सारा कुछ डाउनलोड कीजिए, देखिए। और भी सालों का मॉडल पेपर है और भी क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ, बहुत सारा चीज है, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मिल जाएगा। और लगातार क्लास तो चली रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3, डैट डैट का n का समानांतर मान क्या होता है। समानांतर मान होता है n + 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि तीन माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होता है। ये देखिए, ये तो आपको काफी आसान क्वेश्चन है और आपका फटाफट से इसे बता देना है। इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बहुलक। तो बहुलक याद करने के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो है वो कौन संख्या आया है, तो ज्यादा बार आया है 13, क्योंकि 13 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यानी कि 4 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। अगला देखिए बाबू, लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि 7, 9, 13, 15, x का माध्य अगर 10 होता है तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का एक बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 7 + 9 + 13 + 15 + x बटे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये आप गुणा करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे और इसको जोड़ के आप लाएंगे आंसर, तो फटाफट से जो है आपका निकल के चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, जैसे कि हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 7 आप प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 में आप 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29, 29 में आप 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 44, यानी कि 44 प्लस x बराबर हो जाएगा 10 × 25 50। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 44, तो 50 - 44 का मतलब हो गया 6, यानी कि 6 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको बोले ना बहुत खुशी होती है जब आपको बता देते हैं और क्वेश्चन आपको सीधे पूछ दिया जाता है। कह रहे कि किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। तो सभी किसी को पता है कि किसी घटना की प्रयोक्ता की जो अधिकतम मान होती है वो 1 होती है ना, 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, ना 0 से कम होती है, यानी कि सबसे अधिकतम मान क्या होता है 1 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे किसी घटना की प्रयोक्ता जो है कौन जो है वो नहीं हो सकती है, तो 13/12 ये कभी नहीं हो सकती है। 13/12 क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कि बहुत ही ये मतलब 0 से भी ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है
कि एक न्यायसंगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की जो प्रयोगता होगी वो क्या होगी, 2 का गुणज आपको आने की प्रयोगता कितनी होगी, आपको ये बता देना है। तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपको 2 का गुणज यानी कि 3 बार आएगा। मान लीजिए एक पासा है, पासा में 6 होता है, 6 तक अंक होता है, 6 अंक में 2 का गुणज 2 दूनी 4, ठीक है 2, उसके बाद से आपका 2 का गुणज है, ठीक है, यानी कि 2 का गुणज कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। और 3 कुल पासा कितना है, 6 है, तो 3/6 कटाएंगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पाता या छेद निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पाता होने की प्रयोगता बताना है। क्या बताना, लाल रंग होने की प्रयोगता। तो लाल रंग कौन होते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं, तो फटाफट तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1/2 आपका जो होगा वो 2 निकल के आपका आंसर जो है इसका फटाफट से निकल करके चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है कि 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयोगता क्या होगी, एक शीर्ष आने की प्रयोगता आपको बताना क्या होगी, तो याद करके 3/4 होगी आपका ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की जो संख्या होगी, यानी कि कितने परिणाम जो है वो आ सकते हैं अगर 3 सिक्का को उछाला जाता है एक साथ। तो 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो 8 परिणाम आ सकते हैं। कितने परिणाम आएंगे, 8 परिणाम आएंगे। 3 सिक्का ले लीजिएगा, उसे उछालिएगा, ठीक है, और काउंट कीजिए कितने बार आएगा, वो 8 बार आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दे रहे हैं। अंतः वर्ग का क्षेत्रफल आप जब ज्ञात कीजिएगा तो इसमें आप फार्मूला लगा करके बस इसे आप फार्मूला लगा देना है, ये हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लगा के आपको जो ये आपको गुणा कर देना है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4/5 दिया गया तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस इसको दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16/25 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। आपको फटाफट तरीके से इसको बना लेना, काफी आसान क्वेश्चन है, इसे बस आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पे इसका आंसर निकल जाएगा। भुजा बताना है, भुजा का मतलब क्या है, आपको ए का मान आपको बता देना है। आपको क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है तो काफी इजी क्वेश्चन, आपका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 6 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की यहाँ पे 2 परिधियों का योग जो है R त्रिज्या वाली वृत्त की परिधियों के बराबर होता है तो क्या होगा। ये आपके एग्जाम, ये आपका ये किताब में भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर होता है R1 + R2 बटे कैपिटल R होता है। क्या होता है, R1 + R2 बराबर कैपिटल R होता है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें का चुन के क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत सारे बताने वाले हैं, और जितना बताए थे सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लड़ ही गया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं लड़ा हुआ है, आपको हम जो बताए हुए थे, लेकिन वो आगे से अभी तो बाकी था, अभी तो बाकी है पढ़ाना, तो सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े उनको तो पता है, बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। प्रश्न कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या जो है दोनों जो है वो क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन जो होगा वो आपका क्या होगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद करके रखिए कितना गुना हो जाएगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला देखिए अब हम लोग समाप्त करने वाले हैं, 96 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये तो फार्मूला आया, फार्मूला क्या होता है 3πr² होता है, ये तो फार्मूला क्या होता है 3πr² होता है। चलिए बिल्कुल आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है और जबकि सब्जेक्ट को दबा करके आप चेक कर लीजिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन का देख लीजिए। अगला कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या है फार्मूला है कि 1/3 πh × कैपिटल R² + R × R होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास अगर 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालने के बाद आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए फार्मूला से। त्रिज्या निकालेंगे क्या होगा, 42/2 क्या कितना 21 हो जाएगा, त्रिज्या R निकल गया। चलिए R आपका 21 निकल गया, 21 निकल गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बस आपको गुणा कर देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको बता देते हैं आंसर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं पहले 5544 का आंसर। कह रहे कि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बस आपको ज्ञात करना है। क्या है, ऊंचाई दिया गया है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल से और सारी चीजें निकाल लीजिएगा और आयतन को फार्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है।